स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हाई स्कूल क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस भाग में हम बात करेंगे 42वीं बिहार पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1997-98 की सामान्य ज्ञान और समान विज्ञान आए प्रश्नों के बारे में, उनके व्याख्या से प्रश्नों का हल देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हर भाग में हम सिर्फ 50 क्वेश्चन को लेते हैं ताकि कोई भी वीडियो ज़्यादा बड़ा ना होवे कि छात्रों की जो स्थिति है वो खराब हो जाए या उनको आराम करने की जरूरत पड़ जाए। 50 क्वेश्चन हम इसलिए लेते हैं दोस्तों ताकि आराम से इनकी रिपीट भी कर लें और उनकी याददाश्त बनाए रखने में मददगार भी होता है। इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं आज के इस भाग दूसरे में 50वें क्वेश्चन के तरफ, जो कि हमारा 50वां क्वेश्चन आज शुरू होगा। इस क्वेश्चन के लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो बना हुआ है दोस्तों, ये इसके जो ऑप्शन है वो है फ्रांस। फ्रांस, जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि फ्रांस जो है वो यूरोपीय कंट्री है, और दूसरा जो है स्पेन है, इंग्लैंड है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रांसीसी दोस्ताना संबंधों का प्रतीक भी माना जाता है। इसे स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ, जो है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम के बारे में दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम है, इसके जो 4 ऑप्शन है वो है खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, और एक धरातलीय हवा। इसका जो सही जवाब है वो है बी, ए महासागरीय धारा। इसकी जो सही जवाब है महासागरीय धारा है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक गर्म जलधारा है। यह 20 डिग्री अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक प्रवाहित पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। आइए दोस्तों आज जानते हैं दूसरे प्रश्न। जोहान्सबर्ग विख्यात है। जोहान्सबर्ग महाद्वीप जो अफ्रीका है उसमें पड़ता है दोस्तों, और जोहान्सबर्ग जो है विख्यात है, मतलब फेमस है। इसके जो ऑप्शन है स्वर्ण खनन हेतु, और दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों पिन खनन हेतु, अभ्रक खनन हेतु, और लौ अयस्क खनन हेतु। इसका सही जवाब है दोस्तों अभ्रक खनन हेतु। नहीं, सही जवाब इसका जो है दोस्तों स्वर्ण खनन हेतु। सोने के खान के लिए ये फेमस है। जोहान्सबर्ग अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका के स्वर्ण खनन का क्षेत्र है। यह दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र भी है। स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न जानते हैं। पिग्मीज निवासी है। पिग्मी जो निवासी है दोस्तों वो है, इनके जो ऑप्शन है अफ्रीका के, एशिया के, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के, और दक्षिण अमेरिका के। इनकी जो सही जवाब है वो है ए, अफ्रीका के। पिग्मीज अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन के घने जंगलों में मूल निवासी हैं। इनका कद बहुत छोटा होता है। ये जो अफ्रीका के निवासी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो है चीन। सही जो जवाब है दोस्तों वो है चीन का। लेकिन कुछ इस प्रकार देखा गया है, भारत का भी जनसंख्या जो है 135 करोड़ के आसपास है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में तो जानते हैं, कम जनसंख्या वाला देश है। चीन
इसकी जो जनसंख्या है 1.5 अरब के आसपास होने ही वाला है, और रूस का भी आप जानते हैं। आइए व्याख्या देख लेते हैं इसके। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देशों में अवरोही क्रम इस प्रकार है। पहला जो नाम है वो है चीन का है, दूसरा जो है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील। भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4%, जबकि विश्व की 17.5% जनसंख्या का निवास करती है। और इसका सही जवाब है दोस्तों वो है चीन। चीन सही जवाब है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार है। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर है। इसके जो ऑप्शन है ये है। बढ़ोतरी का रूप दिखाती है, कमी का रूप दिखाती है, विस्फोटक ढंग से बढ़ी और एक जैसी स्थिर रही। और सही जवाब जो है कमी का रूप दिखाती थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की औसत दशकीय वृद्धि 17.7% रही, जबकि 1991 और 2001 औसत दशकीय 21.5% थी। स्पष्ट है कि भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर में कमी आ रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत संविधान में है, भारत संविधान में है क्या है दोस्तों? आइए देख लेते हैं सब। ए 300 आर्टिकल्स, बी 350 आर्टिकल्स, सी 400 से अधिक आर्टिकल्स, और डी 500 से अधिक आर्टिकल्स। तो इसका सही जवाब है सी 400 से अधिक आर्टिकल्स। भारतीय संविधान में हुए विभिन्न संविधान संशोधनों के कारण 444 से अधिक अनुच्छेद, वास्तविक रूप से 395 और 12 अनुसूचियां हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसके जो ऑप्शन है, एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, और जो तीसरा है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है दोस्तों वो है सी। सही इसका जो सही जवाब है एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सी जो है मूलभूत अधिकार नहीं है? ऑप्शन है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार। जिसमें से पूछा गया क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में कौन से मूलभूत अधिकार नहीं है? तो जो है दोस्तों बी, ऑप्शन जो बी है संपत्ति का अधिकार। संविधान के भाग 3 में उपबंध जिनमें मूल अधिकार लेखबद्ध किए गए, इनमें से संपत्ति के अधिकार को 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। यह अनुच्छेद 300 क में स्थित है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इसके जो ऑप्शन है मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका जो ऑप्शन है ये थे, और इसका जो सही जवाब है वो गवर्नर है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार की, राज्य में राष्ट्रपति शासन गवर्नर की सलाह पर लागू किया जाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 के अनुसार जब राज्यपाल को संविधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य में संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेज कर यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन के सभी अथवा कोई कृत विशेष अवश्य ग्रहण कर लें। आइए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। अगला प्रश्न दोस्तों, लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है।
इसके जो ऑप्शन है दोस्तों वो है कुछ इस प्रकार। राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा स्वविवेक से और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है, किंतु राष्ट्रपति इसे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इसके पूर्व भी विघटित कर सकता है। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार ये काम किया जाता है। संविधान के द्वारा आपातकाल के दौरान इस अवधि का भी विस्तार एक बार में 1 वर्ष अधिक नहीं किया जा सकता और किसी भी दशा में आपातकाल घोषणा के समाप्त होने पर यह अवधि 6 मार्च से अधिक नहीं हो सकती है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया है? इसके जो ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल और तीनों में सभी। इसके जो उत्तर है वो है ए, भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, परंतु वह इसे अधिकार प्रयोग प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार ही कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन है 1949 में, 1952 में, 1950 में और 1954 में। और सही जवाब है बी, 1952 में इसका सही जवाब है दोस्तों। आइए दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। और इसका जो सही जवाब है वो है बी। बी जो है दोस्तों इसका सही जवाब है, लोकसभा का सदस्य। संविधान सभा के 74 संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार यह अभिव्यक्त रूप से कहा गया कि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। सामान्यतः ये भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं, परंतु यह अनिवार्य शर्त नहीं होती। प्रधानमंत्री पद एवं कार्य, विधानमंडल के निर्वाचित सदन में प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, उसकी बैठकें बुलाता है और सभापतित्व भी करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य तथा बहुमत दल का नेता होता है, किंतु राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके जो उदाहरण है दोस्तों वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो लोकसभा में राज्यसभा के सदस्य थे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ऑप्शन जो है दोस्तों इसके, वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। और इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों बी, वर्ष में 2 बार। लोकसभा संसद का निचला सदन है। राष्ट्रपति लोकसभा का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत करेगा। अनुच्छेद 85(a) के द्वारा शक्ति प्राप्त की गई है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और मंत्रणा पर ही संसद के सत्र को आहूत करेगा। पिछले सत्र और आहूत किए जाने वाले सत्र के बीच की अवधि 6 मास से अधिक नहीं होनी चाहिए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। इसके जो ऑप्शन है 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए और आजीवन। इसकी जो सही जवाब है वो सी, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, यह एक अस्थायी सदन है, किंतु राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अर्थात हर दूसरे वर्ष प्रारंभ पर राज्यसभा के 1/3 सदस्यों की निर्वाचन होता है। सभापति को त्याग देकर कोई सदस्य अपनी सदस्यता छोड़ सकता है।
इसमें कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा भेजता है? इसके जो ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्य में प्रतिनिधि अपना भेजता है। सही जवाब डी है, उत्तर प्रदेश। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश 80 प्रतिनिधि भेजता है, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र जो 48 सदस्य भेजता है, तीसरे पर बिहार 40 और फिर पश्चिम बंगाल 42। मध्य प्रदेश से 29 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई कब? 1950 में संसद एक अधिनियम के द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार का नियम 1935 के अधीन और भारत के संविधान के द्वारा। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों डी, भारत के संविधान के द्वारा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सफलतापूर्वक कार्य को करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाह की और राजनेताओं की। और इसकी जो सही जवाब है दोस्तों वो है ए, स्थानीय जनता की। इसके जो व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। भारत में पंचायत व्यवस्था अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन पंचायत व्यवस्था का स्वरूप गांव में कुछ व्यक्तियों को पंच बनाकर सामाजिक समस्याओं का निदान करने तक सीमित था। पंचायती राज के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के सहयोग की जरूरत होती है, पर यह प्राय देखा गया है कि स्थानीय जनता की उदासीनता इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सबसे बड़ी बाधा है। उचित यही होगा कि संस्थाओं को अधिक से अधिक प्रभावी बनाया जाए तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समुचित उपाय किए जाएं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत के अधिकांश व्यक्ति बेकार है। इसके जो ऑप्शन है उद्योग में, कृषि में, खनन में और इनमें कोई नहीं। और सही जो इसका जवाब है दोस्तों वो है बी, कृषि में। कृषि क्षेत्र को छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि कृषि में जितने व्यक्ति लगे हैं उनमें से कुछ लोगों को अलग कर दिया जाए तो सीमांत उत्पादकता की कोई कमी नहीं होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी के निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके जो ऑप्शन है 6.5%, 4.5%, 6.6%, 5.6%। और इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है डी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 को प्रारंभ हो गई थी और 31 मार्च 1997 को समाप्त हो गई थी। इस योजना में वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 5.6% निर्धारित किया गया और इस योजना का मूलभूत उद्देश्य विभिन्न पहलुओं को मानव विकास करना था। इसकी योजना का औसत वार्षिक समृद्धि दर जो थी 6.7 से अधिक रही। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था। इसके जो ऑप्शन है दोस्तों, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण और इनमें से सभी। और इसका जो सही जवाब है डी, इनमें से सभी। इसके जो सही जवाब है 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण था, जिसे राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। इसके जो ऑप्शन है बिचौलियों की समाप्ति, भू जोतों को एकत्रीकरण, सहकारी कृषि और किसानों को मकान ऋण। और इसका जो सही जवाब है डी, किसान को मकान ऋण। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला जो प्रश्न है दोस्तों, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित उपलब्धता पर निर्भर है। इसके जो ऑप्शन है दोस्तों, ओ बीजों की पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और इनमें सभी। और इसके जो सही जवाब है दोस्तों वो है इनमें से सभी। आइए व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों इसकी। अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गॉड ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करते हुए अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रयोग का उल्लेख किया था। 1960 के दशक में कृषि की हरित क्रांति आई, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आई। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य छठे दशक के मध्य में कृषि उत्पादन एवं उससे तीव्र वृद्धि से है, जो अधिक उपज वाले बीजों एवं रासायनिक खादों एवं नई तकनीक के प्रयोग के फलस्वरूप हुई। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का विशेष योगदान इसमें था। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने की मदद की। ए नाबार्ड द्वारा, दूसरा एग्जिम बैंक द्वारा, तीसरा जो आईडीबीआई द्वारा और चौथा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसके जो सही जवाब है दोस्तों वो है बी, एग्जिम बैंक के द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय निर्यात आयात बैंक के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की। भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई। इसका उद्देश्य निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त इसमें उन सभी वित्तीय संस्थाओं का काम का समन्वय करने का कार्य भी सौंपा गया है, जो वस्तुओं का एवं सेवाओं के निर्यात एवं आयात के लिए जुटाते हैं। यह न केवल भारत अपितु तृतीय विश्व के देशों के लिए भी वस्तुओं का सेवाओं के निर्यात एवं आयात के लिए वित्त का प्रबंधन करता है। इसके विदेश में कार्यालय लंदन, यंगून, दुबई, आदिस अबाबा, जोहान्सबर्ग, वाशिंगटन, सिंगापुर, अबेजान, आइवर कोस्ट तथा बुडापेस्ट हंगरी में भी स्थापित किए गए हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। इसका जो ऑप्शन है वाणिज्यिक बैंक, आईडीबीआई बैंक, नाबार्ड और सहकारी उधार ढांचा। और इसकी जो सही जवाब है दोस्तों वो है डी, सरकारी उधार ढांचा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसानों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई। ये बैंक किसानों को भूमि खरीदने, भूमि पर अस्थायी सुधार करने अथवा पुराने ऋणों की भुगतान करने आदि के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करते हैं। ये बैंक किसानों की अचल संपत्ति को बंधक रखकर ऋण प्रदान करते हैं। देश में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना पंजाब में 1920 ईस्वी में हुई। आइए दोस्तों इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। और इसके जो ऑप्शन है उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, व्यक्तिगत आयकर और निगमित कर। और इसके जो सही जवाब है दोस्तों वो है डी, निगमित कर। इसकी जो व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या कुछ इस प्रकार है, भारत के राजस्व के करों से होने वाली आय में सर्वाधिक हिस्सा वर्तमान में वास्तविक सेवा कर जीएसटी का है तथा निगम कर का स्थान दूसरा है। प्रश्नकाल के समय इसका अधिक हिस्सा निगम कर ही था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। इसका जो ऑप्शन है आयकर, भूमि राजस्व, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है भूमि राजस्व। ये जो है केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। केंद्रीय सरकार के कर निम्न है: आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, निर्यात शुल्क, निगम कर शुल्क, आयकर पर अधिभार, राज्य की आय के मुख्य स्रोत, कृषि कर पर, तंबाकू, शराब, अफीम आदि मादक पदार्थों के उत्पादन पर कर, कृषि भूमि पर संपदा कर, बिक्री कर, भू राजस्व, बिजली के उपयोग पर कर, आमोद प्रमोद साधनों पर कर, मोटर गाड़ियों और अन्य वाहनों पर कर। प्रत्येक राज्य इन करों को लगाने और प्रयोग करने का अधिकार रखता है। आइए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है,
प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तरंग के समान, कण के समान, तरंग कण के समान, तरंग कण के समान, किसी एक के समान नहीं। और इसके जो ऑप्शन है दोस्तों, सही जवाब है सी, तरंग एवं कण के दोनों के समान। और इसके जो व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबक तरंगों के रूप में संचरित होती है। तरंगों की भांति इनका परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवल होता है। ये सीधी रेखा में चलते हैं। दूसरी ओर ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलते हैं और क्राफ्टन प्रभाव तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करते हैं, जो प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। इस प्रकार प्रकाश तरंग तथा कण दोनों की विशेषताओं को प्रकट करता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके जो ऑप्शन है 1928 में, 1930 में, 1932 में और 1950 में। और जो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है बी, 1930 में। सीवी रमन को रमन प्रभाव पर भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में प्राप्त हुआ। स्वीडन के महान वैज्ञानिक डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में उनके द्वारा छोड़ी गई 10 लाख धनराशि के ब्याज से प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों में अति महत्वपूर्ण योगदान करने वाले को यह पुरस्कार राशि दिया जाता है। ये क्षेत्र निम्न है: रसायन, भौतिकी, चिकित्सा विज्ञान, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। इसके जो ऑप्शन है 100 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, 0 डिग्री पर और -4 डिग्री सेल्सियस पर। और इसके जो सही जवाब है वह बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। व्याख्या देख लेते हैं। पानी का आयतन 4 डिग्री पर न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10 मील प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड और 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 330 मीटर प्रति सेकंड। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठोस में ध्वनि गति चाल सबसे अधिक होती है, इसके बाद द्रव में तथा सबसे कम गैसों में होती है। ताप का ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ता है। 0 डिग्री पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में ध्वनि की चाल 1400 मीटर प्रति सेकंड होती है और 0 डिग्री पर लोहे में ध्वनि की चाल लगभग 5000 मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वाण में ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है। जब ध्वनि तरंग दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती है, इसे ध्वनि की प्रतिध्वनि कहते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, शुष्क बर्फ है, ठोस पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, निर्जल बर्फ, ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इसके जो सही जवाब है वो है बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आइए दोस्तों चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ है। यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है। वायुमंडलीय दाब पर यह 0 डिग्री ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर शीतल पेय पदार्थों के साथ बोतलों में भर दी जाती है। बोतल खोलने पर यह झाग के रूप में निकलती है। आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। इसके जो ऑप्शन है, कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा और क्रोमियम की मात्रा। और सही जवाब है दोस्तों इसका कार्बन की मात्रा, इसका सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस्पात के साथ उचित मात्रा में कार्बन मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और भंगुरता बढ़ाई जाती है। स्टील का उत्पादन ढलवा लोहा और पिटवा लोहा दोनों से ही किया जाता है।
ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा घटाई और पिटवा लोहा में इसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। इसमें विशेष गुण लाने के लिए कार्बन, निकेल, मैग्नीज और टंगस्टन आदि मिलाए जाते हैं। यह तीनों प्रकार के लोहे में सबसे अधिक उपयोगी है। स्टेलनेट स्टील की एक मिश्र धातु है जो लोहे को क्रोमियम और निकेल मिलाकर तैयार किया जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का जो प्रयोग होता है, इसके ऑप्शन है ए रंगीन पदार्थों की पहचान के लिए, दूसरा जो पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजीकरण में, और एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। और इसके जो सही जवाब है डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों को मिश्रण को पृथक करने एवं रासायनिक अभिक्रिया वाली तकनीक है। इसके जो अगले प्रश्न है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। तीसरा है, इनका प्रयोग निरापद नहीं है और एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। और इसके जो सही जवाब है दोस्तों वो है बी, ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसके लिए आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की सूत्र हैं। इसके जो ऑप्शन है CaSO4, दूसरा जो है CaSO4 0.1/2H2O, और तीसरा है CaSO4.H2O, और चौथा जो है CaSO4 2H2O। और इसके जो सही जवाब है बी, CaSO4.1/2H2O। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, जिसमें जिप्सम कहते हैं, तो 125 डिग्री तक गर्म करने पर इसका प्रतिशत क्रिस्टलीय जल निकल जाता है तथा नए पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। इसका उपयोग टूटी हड्डी को सही करने, मूर्ति, खिलौने, सांचा ढालने आदि में निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके के उपस्थित है? इसका जो ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसके जो सही जवाब है दोस्तों वो है डी, एसिटिक अम्ल। आइए इसका जो ऑप्शन है देखते हैं। एसिटिक अम्ल एसिटिलीन और सिरके में उपस्थित होता है। इसका उपयोग विलायक रूप में होता है। एसीटोन बनाने में, वो खट्टे पदार्थ बनाने में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अम्लदाज बनाने में किया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका उपयोग धातु को साफ करने, खाद्य व कपड़ा उद्योगों में किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत है सारेल का वृक्ष। इसका उपयोग फोटोग्राफी में कपड़ों की छपाई, रंगाई व चमड़े के व्यंजक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं से और अवकरण अभिक्रियाओं से। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया साधारण ताप और दाब पर संभव नहीं है, क्योंकि जब संलयित होने वाले नाभिक एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनके धनावेश के कारण विद्युतीय प्रतिकर्षण का बल अत्यंत तीव्र हो जाता है। अतः नाभिकीय संलयन की क्रिया को संभव बनाने के लिए अति उच्च ताप लगभग 10⁻7 के तथा उच्च दाब की आवश्यकता पड़ती है। इतने में उच्च ताप पर नाभिकों में अपनी ऊष्मीय गति के कारण ही इतनी अधिक गति ऊर्जा आ जाती है। परस्पर पास आने पर इसके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल को पार कर सकने में समर्थ हो जाते हैं तथा नाभिक एक दूसरे के संलयित हो जाते हैं। नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन बम का निर्माण भी होता है। आइए दोस्तों इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और आसिड अम्ल। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सल्फ्यूरिक
अम्ल। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युतीय अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से होता है। इसकी प्रकृति प्रबल अम्ल होती है। आइए दोस्तों इसी आइए दोस्तों इसके साथ चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10-6 ग्राम के, 210 ग्राम के, 10-2 12 ग्राम के और 10-15 ग्राम के। इसका जो सही जवाब है सी। एक पिकोग्राम 10-12 ग्राम के बराबर होता है। 10⁻⁻6 ग्राम को माइक्रोग्राम एवं 10⁻⁹ को नैनोग्राम कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के उत्तरदायी है? इसके जो ऑप्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके जो ऑप्शन है वो है डी, सही उत्तर है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत के क्षय हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली परागैंगिक किरणों को रोककर उसमें से होने वाले नुकसान से मनुष्य और अन्य जंतुओं की सुरक्षा करती है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? इसके जो ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है कोयला, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है कोयला और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। और सही जवाब है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इन सब में कोयला कार्बन पाया जाता है दोस्तों। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हीरा यह एक कार्बन का अपरूप है। इसकी अपेक्षित घनत्व 3.5 है। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट या स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बन पदार्थ है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.5 होता है। कागज पर रगड़ने से काला चिन्ह पड़ जाता है। कोयला यह एक कार्बनिक खनिज है। इससे कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। पिट कोयला 40%, लिग्नाइट 55%, बिटुमिनस 65% और एंथ्रासाइड 85% सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमिन, साइट्रिक अम्ल और टार्टिक अम्ल। इसके जो सही जवाब है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह जल में घुलनशील तथा स्कर्वी रोग निरोधी विटामिन है। इसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। इससे रोग में मसूड़े से खून निकलने लगता है, दांत ढीले होकर गिरने लगते हैं, रक्त वाहिकाओं की दीवार कमजोर हो जाती है। थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह दूध एक उदाहरण है विलयन का, कोलाइड विलयन का, इमल्सन का और बाइविलय का। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सी, इमल्सन का। दूध एक पायस इमल्सन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? और इसके जो ऑप्शन है अरुणा सफली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा और राबड़ी देवी। इसके जो सही जवाब है तारकेश्वरी सिन्हा। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद तारकेश्वरी सिन्हा ने सर्वाधिक योगदान दिया। तारकेश्वरी सिन्हा प्रथम आम चुनाव 1952 के साथ साथ वर्ष 1957, 1962, 1967 में बिहार के लोक सदस्य रहीं। और आसफ अली का सर्वाधिक योगदान भारत छोड़ो आंदोलन में ही परिलक्षित होता है। हालांकि 1998 में वह दिल्ली की पहली मेयर चुनी गई थी। आइए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। ऑप्शन है ए गेहूं, दूसरा जो है मक्का, तीसरा चना, चौथा जो है आलू। और इसका सही जवाब है गेहूं। आइए व्याख्या देखते हैं। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा जो स्थान गेहूं का है, मक्का का स्थान तीसरा है। आइए दोस्तों इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा लगभग 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना और 10 गुना। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ए 2 गुना।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहार राज्य में सिंचाई योजनाओं के तहत 117.45 लाख हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता अनुमानित है। बिहार राज्य के आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र लगभग दोगुना बढ़ गया। यहाँ सिंचाई के साधनों में नहर, तालाब, नलकूप, कुआं इत्यादि है। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र 31.1% की सिंचाई नहरों द्वारा, यहाँ के नलकूपों के द्वारा 62.4% भूमि की सिंचाई की जाती है। बिहार में सिंचाई के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं द्वारा नहरें निकाली गई। गंडक परियोजना द्वारा सारण, चंपारण तिरहुत क्षेत्रों की सिंचाई व्यवस्था की गई। बिहार की अन्य नहरें कोसी, सोन नहर, त्रिवेणी, कमला, तिरहुत और सकरी आदि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार एक का अधिकार है। इसके जो ऑप्शन है, ए चूना पत्थर, बी कोयला, सी पायराइट, डी ग्रेफाइट। और इसका सही जवाब है दोस्तों वो है सी पायराइट। बिहार में पायराइट का खनन रोहतास जिले में होता है। इसके खनन में बिहार का एकाधिकार है। बिहार में देश का 94% पायराइट पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इस भाग का आखिरी प्रश्न, छोटानागपुर में प्रारंभिक स्तर की अर्थव्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन है कृषि पर, वनों पर, खानों पर और उद्योगों पर। और सही जवाब है इसका वनों पर। छोटानागपुर के आदिवासी मुख्यतः वनों पर ही निर्भर थे। खाद्य पदार्थ, जलावन सामग्री, गृह निर्माण आदि के लिए वनों पर आश्रित थे। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये भाग खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।